हैं एल्डोस्टेरोन, इसको हम देखते हैं। एल्डोस्टेरोन जो आपका हार्मोन होता है, ये जनाब आपने कहना है अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को कौन मेंटेन करता है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को आपने कहना है एल्डोस्टेरोन। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को कौन मेंटेन करता है? आपने कहना है जनाब एक तरह का मतलब कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम को जो मेंटेन करता होता है वो होता है आपका एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन काम करता होता है, ठीक हो गया? अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर करना है, शाबाश। जो आपका एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है ये काम क्या करता होता है? जो आपका एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है ये बेसिकली आपके किडनी के ट्यूब्यूल्स के पास जाता है। जैसे ये किडनी के ट्यूब्यूल्स के पास गया, मतलब कि फॉर एग्जांपल ये जनाब एक तरह का किडनी के ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक हो गया? ये यहाँ पर जाएगा और यहाँ से जनाब आपके सोडियम को रीअब्सॉर्ब करवाएगा, ठीक हो गया? आपके सोडियम को रीअब्सॉर्ब करवाएगा। जब आपका सोडियम रीअब्सॉर्ब हुआ तो इसके साथ वाटर भी अंदर चला गया, ठीक हो गया? वाटर भी अंदर चला गया, ठीक है? और ये एक्सक्रीट करवाएगा, किसको एक्सक्रीट करवाएगा? जब आप इनको रीअब्सॉर्ब करवाएगा और इसके साथ जिसको ये एक्सक्रीट करवाएगा उसको हम कहते होते हैं जनाब आपका पोटेशियम और आपका H+, ठीक है? इन दोनों को ये क्या करवाएगा? आपका एक्सक्रीट करवाएगा, ठीक है? मेरी बात को थोड़ा-सा गौर करना है, शाबाश। अगर फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपका जो रेगुलेटर होता है एल्डोस्टेरोन का वो कौन है? तो आप लोगों ने पता क्या कहना है? आप लोगों ने मेनली कहना है कि रेगुलेटर जो होता है एल्डोस्टेरोन का वो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, नंबर 1। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आपके एल्डोस्टेरोन को रिलीज कौन करवाता है? तो आप लोगों ने क्या आंसर देना है कि आपके एल्डोस्टेरोन को जो रिलीज करवा रहा होता है वो आपके 2 मेनली हार्मोन होते हैं। आपके 2 मेनली सब्सटेंस होते हैं। कौन से? एक होता है पोटेशियम। जब आपके ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल ज्यादा हो जाता है तो इसके नतीजे में आपका एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इस कंसेप्ट को मैं भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। एल्डोस्टेरोन का काम क्या है? ब्लड के अंदर से पोटेशियम को बाहर फेंकना, ऐसे ही है। ब्लड के अंदर से पोटेशियम को बाहर फेंकना। तो आपका पोटेशियम कब एक्टिव होगा ये? जब इसका लेवल आपके ब्लड के अंदर ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। और इनहिबिट कब होगा? जब आपके ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल कम है। जब आपके ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल कम है। एक बात को गौर करना है। दूसरा एल्डोस्टेरोन कब एक्टिव होता है? दूसरा एल्डोस्टेरोन तब एक्टिव होता है जब जनाब आपका रास मैकेनिज्म एक्टिव होता है। आपका एंजियोटेंसिन 2 जो होता है ये जनाब आपका एक तरह का एल्डोस्टेरोन को एक्टिव कर रहा होता है, ठीक हो गया? तो अब देखें, जो आपका रास मैकेनिज्म है ये कब एक्टिव होता था? जब आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड्स कम होता था, जब आपका ब्लड प्रेशर कम होता था। तो जब देखें, जब आपका ब्लड प्रेशर कम हुआ, एंजियोटेंसिन 2 एक्टिव हुआ विद द हेल्प ऑफ रास मैकेनिज्म, जो कि एक बहुत लंबी कहानी है, हम लोगों ने कल डिस्कस की हुई है। एंजियोटेंसिन 2 बना, आपका एल्डोस्टेरोन एक्टिव हुआ। जब आपका एल्डोस्टेरोन एक्टिव हुआ तो इसने जनाब सोडियम को रीअब्सॉर्ब करवाया। जब आपका सोडियम रीअब्सॉर्ब हुआ तो आपका ब्लड जो है वो उसके अंदर वॉल्यूम बढ़ा और उसके नतीजे में आपका पोटेशियम और आपका H+ जो है वो आपकी बॉडी से बाहर निकला, ठीक हो गया? अब देखें, एक और कंडीशन है जो आपने अपने माइंड में रखनी है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका एल्डोस्टेरोन रिलीज हो रहा है तो आपका H+ जो है वो कहाँ जा रहा है? आपकी बॉडी से बाहर जा रहा है। आपकी बॉडी से बाहर जा रहा है। जितना आपका H+ आपकी बॉडी से बाहर जाएगा उतना आपका जो यूरिन होगा या उतनी आपकी जो बॉडी होगी, सॉरी, जितना आपका H+ जो है वो आपके बॉडी से बाहर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? यूरिन के अंदर जा रहा है। तो मुझे अब आप लोगों ने बताना है जो कोई यूरिन जो होगा वो एसिडिक नेचर का होगा या अल्कलाई नेचर का होगा? शाबाश। जो यूरिन होगा वो किस नेचर का होगा? अगर H+ आपकी बॉडी से बाहर जा रहा है तो अगर H+ आपकी बॉडी से बाहर जा रहा है तो यूरिन मैं पूछ रहा हूँ, यूरिन आपका एसिडिक नेचर का होगा। लेकिन जो आपका ब्लड है वो आपकी अल्कली नेचर का होगा। कैसे? देखें, ये H+ आपके यूरिन में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? आपके यूरिन में जा रहा है। तो H+ किसी जगह पर कितना होगा? आप एक बात अपने माइंड में रख लें, जिस जगह पर जितना H+ होगा वो इंडिकेट करता है आपके एसिड लेवल को। इस लेवल को इंडिकेट करता है आपके एसिड लेवल को। अगर तो H+ आपके यूरिन के अंदर ज्यादा है तो इसका मतलब है आपका यूरिन क्या है? एक तरह का एसिडिक है, ठीक होगा? एसिडिक पैदा हो रहा है। अगर फॉर एग्जांपल आपका H+ यूरिन के अंदर आ रहा है यानी कि बॉडी से एक्सक्रीट हो रहा है, जब आपकी बॉडी से एक्सक्रीट हो गया तो आपकी बॉडी के अंदर H+ कम रह गया। जब आपकी बॉडी के अंदर H+ कम रहेगा तो आपकी बॉडी एसिडिक कम रहेगी और जब आपकी बॉडी एसिडिक कम रहेगी तो इसका मतलब क्या होगा? आपकी बॉडी अल्कली होगी, ठीक हो गया? तो हम क्या कहते हैं, मेन ये बात है जो आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है कि फॉर एग्जांपल एल्डोस्टेरोन काम क्या करता होता है? आपने कहना है एल्डोस्टेरोन, ठीक हो गया? एल्डोस्टेरोन क्या काम करता है? एल्डोस्टेरोन सोडियम प्लस आपका वाटर क्या करवाता है? आपका रीअब्सॉर्ब करवाता है, ठीक हो गया? उसके बाद आगे देखिए जी, आगे देखना है। आगे आपने कहना है कि जो आपका एल्डोस्टेरोन होता है वो जनाब आपका एक तरह का पोटेशियम और आपका एक तरह का H+ को क्या करवाता है? आपके बॉडी के अंदर काम करता है, ठीक है? अब एक्टिव कब होता है?
एक्टिव कब होता है? आपने कहना है ये एक्टिव तब होता है जब आपका पोटेशियम का लेवल आपका ज़्यादा होता है, नंबर 1 जब आपका पोटेशियम का लेवल आपका बॉडी के अंदर ज़्यादा होता है, ठीक हो गया? या फिर आपकी बॉडी एसिडिक होती है, एसिडिक बॉडी होती है, ठीक हो गया? नंबर 3 जो आपका होता है, वो आपने कहना है कि या फिर आपका एक तरह का एंजियोटेंसिन 2 जो होता है वो एक्टिव करवाता है, ठीक हो गया? अब आपने कहना है कि ये इनहिबिट कब होता है? ये इनहिबिट होता है आपका जब आपका पोटेशियम का लेवल आपकी बॉडी में कम होता है, जब आपकी बॉडी अल्कली हो जाती है, ठीक हो गया? जब आपका ब्लड प्रेशर जो होता है वो नॉर्मल हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका ये मैकेनिज़्म एल्डोस्टेरोन हार्मोन एक्टिव नहीं होगा। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन पूछा जाए, व्हिच हार्मोन रेगुलेट द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम? आप लोग क्या आंसर दोगे? व्हिच हार्मोन रेगुलेट द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम? आप लोगों ने कहना है एल्डोस्टेरोन। व्हिच हार्मोन रेगुलेट द सीरम ओस्मोलैरिटी? आपने कहना है एंटीडायरेटिक हार्मोन। व्हिच हार्मोन कंट्रोल द सीरम ऑस्मोलैरिटी? तो आपने क्या करना है एक तरह का आपका एंटीडायरेटिक हार्मोन। तो इस तरह आप लोगों ने ये बात अपने माइंड में रखनी है जो कि बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। ये सारे पॉइंट एक एक करके अब हम आते हैं आगे और आगे देखते हैं कि आगे कौन सा हार्मोन आपने देखना है, ठीक है? अच्छा जी, अब हम जो हार्मोन आपका डिस्कस करेंगे वो है आपका एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। कौन सा है आपका? एरिथ्रोपोइटिन, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, ठीक हो गया। देखें, एरिथ्रोपोइटिन आपका हार्मोन तब रिलीज होता है जब आपके वो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। मतलब कि जिस कंडीशन में हाइपोक्सिया होता है, उस वक़्त क्या होता है कि जनाब आपका एक तरह का एरिथ्रोपोइटिन का हार्मोन का लेवल एक्टिव हो जाता है। हाइपोक्सिया जो होगा वो इसको क्या करेगा एक तरह का स्टिमुलेट करेगा, आपने कहना है, क्या करेगा आपका? स्टिमुलेट करेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता होता है कि हाँ जी जनाब ये रिलीज़ कहाँ से होता है? तो आप लोगों ने कहना है कि ये इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज़ में। इंटरस्टिशियल सेल्स इन पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज़ वहाँ से रिलीज़ होता है। कहाँ से? इंटरस्टिशियल सेल्स इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक होगा? ये इधर से रिलीज होता है, ठीक है? ये यहाँ से रिलीज होगा और ये काम क्या करता है? ये जनाब काम ये करता है कि ये जनाब बोन मैरो के पास जाता है और ये काम करता है आरबीसी की एक तरह की, यानी कि एक तरह की प्रोडक्शन में हेल्प करता होता है, प्रोलिफरेशन करवाता है, प्रोडक्शन करता होता है। ये सारा कुछ आप लोगों ने बताना है, ठीक है? अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर करना, शाबाश, एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, एक ऐसा बंदा है जिसका जनाब मतलब कि किडनी फेल हो गई है, कि किडनी फेल हो गई है। जब उस बंदे की किडनी फेल हो गई होगी, तो उस बंदे का एक तरह का उसको एक तरह का अनीमिया हो सकता है कि नहीं हो सकता? बताएं, शाबाश। उसको अनीमिया हो सकता है कि नहीं हो सकता? अगर फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे का किडनी फेल हो गया तो होगा अनीमिया। क्यों? क्योंकि उस बंदे को अगर तो फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है तो उसका एरिथ्रोपोइटिन ही रिलीज नहीं हो रहा। जब उसका एरिथ्रोपोइटिन रिलीज नहीं हो रहा तो उसकी आरबीसी ही नहीं बनेंगे। जब उसके आरबीसी ही नहीं बनेंगे तो उसका जनाब अनीमिया होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है? तो अब देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बंदे को अनीमिया होता है अगर किडनी डैमेज होने की वजह से, इस वजह से, अगर किडनी फेलियर की वजह से, तो उसके नतीजे में हम जो हार्मोन देते हैं वो आपका एरिथ्रोपोइटिन देते होते हैं। ये बहुत ही ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता होता है। वो कहते होते हैं कि हाँ जी जनाब, अनीमिया रिलेटेड टू किडनी डैमेज कौन सी आप चीज दोगे? आपने कहना एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन दो, ठीक है? तो वो आप लोग क्यों देते हो? आप लोगों को मैंने बता दिया क्यों। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल जब आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का कम लेवल होता है, हाइपोक्सिया होता है, तो उस कंडीशन में आपका एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन एक्टिव होता है और वो बोन मैरो के पास जाकर आरबीसी की प्रोडक्शन करवाता है। अब फॉर एग्जांपल किसी बंदे की बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम है, हाइपोक्सिया है, तो जनाब आपका मैसेज आएगा, लेकिन किडनी तो डैमेज है, आपका एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन नहीं बना, तो आपकी बोन मैरो की तरफ मैसेज नहीं गया, तो आपकी आरबीसी की प्रोडक्शन नहीं हुई। जब आपकी आरबीसी की प्रोडक्शन हुई तो आपका अनीमिया हुआ। वो अगर वो पूछे कि इसमें हम कौन देते हैं ड्यू टू किडनी डैमेज, बहुत बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आपने कहना एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। कौन सा देते हैं? आपका एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। अब हम आते हैं नेक्स्ट हार्मोन की तरफ, वो कौन सा, ठीक है? अच्छा जी, अब हम आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या होता है। नेक्स्ट आपको जो हार्मोन है वो है आपका कॉल्सिफिरोल। क्या है आपका? काल्सीफिरोल। अब ये काल्सीफिरोल वाला क्या पंगा होता है? देखिए मेरी बात को थोड़ा सा गौर करना है। ये है बेसिकली आपका विटामिन डी। क्या होता है आपका विटामिन डी? देखें, फॉर एग्जाम्पल आप बैठे हुए हो, ठीक हो क्या? आप बैठे हुए हैं आराम से सूरज के ऊपर, ठीक होगा? जैसे आप सूरज के ऊपर बैठे हो, आपके सनलाइट आपके हाथ के ऊपर लगी, जैसे ही वो सनलाइट आपके हाथ के ऊपर लगती है तो वहां से जनाब आपका विटामिन डी की प्रोडक्शन स्टार्ट होती है। एक ये होता है, ठीक हो गया? उसके बाद कोई यानी कि फंजाई के एक तरह के कुछ होते हैं जिसको हम कहते हैं यीस्ट लाइक प्रोडक्ट्स होती हैं, वो खाने से भी आपके एक तरह का विटामिन डी की प्रोडक्शन हो सकती है।
अब आपने कहना है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप सनलाइट में बैठे हुए हो, ठीक हो गया? आपके लाइट बजी, जैसे आपकी लाइट लगती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आप लोग का एक तरह का कोलेकाल्सिफेरॉल बन जाता है। क्या बन जाता है आपका कोलेकाल्सिफेरॉल बनता है। अब ये जो कोलेकाल्सिफेरॉल होता है, ये आपकी स्किन के से अंदर से कहाँ जाता है? आपके ब्लड के अंदर जाता है। जैसे ये ब्लड के अंदर जाता है, ये कहाँ जाएगा? आपका एक तरह का लीवर के अंदर जाएगा। लीवर के अंदर जाकर ये बना देता है 25 हाइड्रॉक्सी काल्सिफेरॉल। क्या बना देता है आपका? 25 हाइड्रॉक्सी काल्सिफेरॉल। अब ये जनाब आपका कहाँ गया? आपका एक तरह का लीवर के अंदर गया। लीवर से अब ये कहाँ जाएगा? आपका ये जाएगा आपकी किडनी के अंदर। किडनी के अंदर गया और किडनी के अंदर ये 25 हाइड्रॉक्सी काल्सिफेरॉल जो होता है, वो जनाब आपका चेंज हो जाता है, जिसको हम कहते हैं 125 डाई हाइड्रॉक्सी काल्सिफेरॉल। क्या नाम होता है उसका? 125 डाई हाइड्रॉक्सी काल्सिफेरॉल। और यहाँ पर एक हार्मोन होता है जो कि जनाब यहाँ पर एक काम कर रहा होता है और उस हार्मोन का नाम होता है पैराथायराइड हार्मोन। क्या नाम होता है उसका? पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन की मदद से यहाँ पर जनाब मैं सारा रिपीट कर देता हूँ 1 मिनट। पैराथायराइड हार्मोन की मदद से यहाँ पर एक एंजाइम होता है जिसको कहते होते हैं 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, जो कि जनाब आपका एक तरह का विटामिन डी की मुकम्मल तौर पर एक्टिवेशन करवाता है। अब मैं सारा कुछ एक बार लिखता हूँ, ठीक है? देखिए फॉर एग्जांपल ये सनलाइट थी, ये क्या आपकी सनलाइट थी। सनलाइट की वजह से जनाब क्या होता है कि जनाब आपके ये हाथों के ऊपर जनाब इतना सूरज की रोशनी पड़ी, वहाँ से जनाब आपका विटामिन डी बनता होता है जिसको हम कहते हैं कोलेकाल्सिफेरॉल। क्या होता है आपका? कोलेकाल्सिफेरॉल। ये कोलेकाल्सिफेरॉल साहब जो होते हैं ये जनाब आपके कहाँ जाते हैं? लीवर के अंदर। जैसे ये लीवर के अंदर जाते हैं तो लीवर के अंदर क्या बनता होता है? आपका कोलेकाल्सिफेरॉल जो होता है ये जनाब आपका एक तरह का चेंज हो जाता है 25 हाइड्रोक्सी काल्सिफेरॉल किसके अंदर? 25 हाइड्रोक्सी काल्सिफेरॉल, ठीक हो गया? उसके बाद आपका ये 25 हाइड्रोक्सी काल्सिफेरॉल जो होता है ये जाता है आपके किडनी शरीफ की तरफ। कहाँ जाता है? आपके किडनी के बेसिकली आपने बताना है पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल सेल्स, यानी कि जो पीसीटी के सेल्स होते हैं वहां पर जाता है, ठीक हो गया? वहां पर आपका एक हार्मोन होता है, उस हार्मोन का नाम होता है या आपका पैराथायराइड हार्मोन। ये पैराथायराइड हार्मोन क्या काम करता है कि ये 25 हाइड्रोक्सी काल्सिफेरॉल जो कि जनाब आपके लीवर से किडनी की तरफ आया था, उसको 25 हाइड्रोक्सी काल्सिफेरॉल को ये क्या करता होता है कि ये जनाब आपका 125 डाई हाइड्रोक्सी काल्सिफेरॉल के अंदर चेंज कर देता है। और 125 डाई हाइड्रोक्सी काल्सिफेरॉल जो होता है, इसका दूसरा नाम आप ये कह सकते हो कि आपने कहना है कि फॉर एग्जांपल आपका एक तरह का विटामिन डी थ्री। विटामिन डी थ्री जो होता है या फिर काल्सिट्रायोल, ये आपकी एक्टिव फॉर्म है। मैंने खुद कई ऐसे एग्जामिनर्स के क्वेश्चंस देखे हैं, वो पूछते हैं कि हाँ जी जनाब विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म कौन सी होती है? तो आप लोगों ने क्या कहना है? आपने कहना है कि विटामिन डी की जो एक्टिव फॉर्म होती है वो विटामिन डी थ्री होती है। वो आपका काल्सिट्रायोल होता है। वो कौन सा होता है? आपका काल्सिट्रायोल होता है। मेरी बात को आप थोड़ा-सा गौर कीजिएगा, शाबाश। देखें, सबसे पहले क्या है? सूरज की रोशनी के ऊपर बैठे हुए जनाब आप लोग, ठीक है? सूरज की रोशनी के ऊपर बैठे हो, उसके बाद जनाब आपका कोलेकाल्सिफेरॉल बना, उसके बाद जनाब 25 हाइड्रोक्सिकाल्सिफेरॉल बना, वो जनाब लीवर से आपके किडनी की तरफ आया। किडनी की तरफ आता है और आपका वहाँ पर पैराथायराइड हार्मोन साहब बैठे हैं। आपका वहाँ पर पैराथायराइड हार्मोन आपके एक एंजाइम की मदद से, जिसका नाम होता है 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, ये भी लिख दूँ 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। इस 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की मदद से जनाब आपका 25 हाइड्रोक्सिकाल्सिफेरॉल जो होता है वो 125 डाई हाइड्रोक्सिकाल्सिफेरॉल के अंदर चेंज कर देता है। दूसरा जो होता है उसको हमने कहना है विटामिन डी थ्री या फिर काल्सिट्रायोल, ठीक हो गया? अब देखें फॉर एग्जांपल कुछ लोग जो कि मम्मी डैडी बच्चे हैं वो घर से बाहर ही नहीं निकलते, ठीक हो गया? और ये पाकिस्तान के अंदर तकरीबन हर तीसरी जो लड़की है उसमें विटामिन डी थ्री की आपको कमी मिलती है, ठीक है? अब देखें कि फॉर एग्जांपल वो फीमेल हो गई या मेल हो गए, वो घर से बाहर नहीं निकले। जब वो घर से बाहर नहीं निकलते तो उनको जनाब सूरज की रोशनी नहीं लगी। जब सूरज की रोशनी लगी तो आपका विटामिन डी प्रॉपर बन कोलेकाल्सिफेरॉल ही नहीं बना तो आपका विटामिन डी नहीं बनने वाला, ठीक हो गया? नंबर 1। अगर हम देखते हैं कि एक बंदा फॉर एग्जांपल वो जनाब आपका सूरज की रोशनी में बैठता है, जैसा कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि वो बंदे अफ्रीकन लोग जो होते हैं वो जनाब बहुत ज़्यादा एक तरह के उनकी जो बोन्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, कि उनके उनके जनाब विटामिन डी जो होता है वो ज़्यादा लेवल का बन रहा होता है। लेकिन उसको छोड़कर हम अगर इधर आते हैं कि एक बंदा जो कि जनाब एक तरह का वो सूरज की रोशनी में बैठता है, ठीक हो गया? उसका जनाब आपने देखा सूरज की रोशनी में बैठा, उसका जनाब कोलेकाल्सिफेरॉल बन गया। वो कोलेकाल्सिफेरॉल आया लीवर के अंदर। लेकिन अगर किसी बंदे का लीवर का मसला है, अगर किसी बंदे के लीवर का मसला है, तो मसला क्या बन गया कि आपने कहना है कि उसका विटामिन डी थ्री जो है नहीं बनेगा। मतलब कोलेकाल को मतलब कि आपका लीवर का मसला है तो एक्टिव कहाँ होता था? किडनी के अंदर होता था। तो लीवर की वजह से जनाब आपका ये इश्यू हो गया। नंबर 2, अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा है जिसका लीवर बिल्कुल ठीक है,
सूरज में भी बैठता है, उसका विटामिन डी बढ़ना चाहिए, लेकिन जब हम देखते हैं तो उसके विटामिन डी की कमी है। तो हमने देखना है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल देखें कि वो बंदे का किडनी का इश्यू है, किडनी डैमेज है, ठीक है? तो फिर भी विटामिन डी एक्टिव नहीं होगा, किडनी, ठीक हो गया। उसके बाद हमने देखते हैं नंबर 3 अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों के पास आता है एक बंदा है उसको विटामिन डी की कमी है, ठीक है? विटामिन डी की कमी है, तो आप देखते हो कि विटामिन डी को और कौन हेल्प हेल्प करा रहा होता है? आपका एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है पैराथायरॉइड हार्मोन और ये कहाँ से रिलीज़ होता है? पैराथायरॉइड ग्लैंड से। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका पैराथायरॉइड हार्मोन खुद ही नहीं पैदा हो रहा, ठीक हो गया? तो फिर आपका 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को वो कैसे एक्टिव करेगा? की मदद से जनाब आपका कैसे विटामिन डी 3 को एक्टिव करेगा? तो पैराथायरॉइड हार्मोन की कमी, यानी कि आपकी इसकी कमी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास ऐसा कोई बंदा आता है जिसको जनाब आपके विटामिन डी की कमी है, तो हम किन चीज़ों पर देखेंगे? हम वो चीज़ें देखेंगे कि हो सकता है कि वो बंदा कभी सूरज में बैठा ही ना हो, नंबर 1। नंबर 2 हम देख सकते हैं कि हाँ जी, जब डाइट से भी थोड़ा मिलता है, तो वो जनाब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? नंबर 3 हम देखेंगे कि यार उसका लीवर ठीक है। तो पैराथायरॉइड हार्मोन के इश्यू में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब कि पैराथायरॉइड हार्मोन ही काम नहीं कर रहा। जब आपका पैराथायरॉइड हार्मोन काम ही नहीं कर रहा तो ये 25 हाइड्रोक्सीकाल्सिफेरॉल को 125 डाइहाइड्रोक्सीकाल्सिफेरॉल या काल्सिट्रायोल के अंदर तो चेंज नहीं करेगा। ठीक हो गया? ना ही 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो होगा, जो ये एक्टिव होगा, ठीक है? तो इसके नतीजे में भी आपको विटामिन डी की कमी हो सकती है। तो ये बातें आपने अपने माइंड में रखनी है कि विटामिन डी की कमी हो तो क्या होता है, ठीक हो गया? और उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल विटामिन डी काम क्या करता होता है? विटामिन डी काम करता है आपकी कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को बढ़ाता है, ठीक है? कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल दोनों को बढ़ाता होता है विटामिन डी, ठीक है? कैल्शियम और फास्फोरस दोनों के लेवल को बढ़ाता होता है। अगर क्वेश्चन के अंदर आए कि विटामिन डी का रेगुलेटर मेन कौन होता है? आपने कहना है जो मेन रेगुलेटर होता है वो फास्फोरस होता है। कैल्शियम आपका मेन रेगुलेटर है आपके पैराथायरॉइड हार्मोन का। किस हार्मोन का होता है? आपका पैराथायरॉइड हार्मोन का। तो आपके फास्फोरस जो होता है वो किसका होता है? आपके विटामिन डी का। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब कि वैसे ये दोनों के लेवल को ज़्यादा करता है। जब आपकी बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस दोनों का लेवल कम होता है ना, तो वो जनाब विटामिन डी एक्टिव हो जाता है क्योंकि विटामिन डी जो होता है वो जनाब आपके फास्फोरस और कैल्शियम दोनों के लेवल को आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा कर रहा होता है। ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल फिर भी वो कहता है कि हाँ जी, इतना मेन स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर कौन-सा? तो आपने फास्फोरस बताना है। ठीक है? तो अब हम आते हैं आगे और आगे देखते हैं आपका ये क्या होता है। देखिए आपका मतलब कि एक हार्मोन था जो मैंने बताया था पहले ही आपका प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या काम करता था? प्रोस्टाग्लैंडिन ये काम करता था कि ये जनाब आपका एक तरह का हार्मोन था जो एफरेंट आर्टरी को डायलेट कर देता था, खोल देता था। जब आपकी एफरेंट आर्टरी डायलेट हो जाती थी, तो यहाँ पर ब्लड का जो वॉल्यूम होता था, वो ज़्यादा आता था। जब आपको ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा आता था, तो आपकी ग्लोमेरुलस को ब्लड ज़्यादा मिलता था। ठीक हो गया? जब आपकी ग्लोमेरुलस को ब्लड ज़्यादा मिलता था, तो इसके नतीजे में जो ब्लड या फ्लूइड जो था, वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़िल्टर होकर यूरिन में आता था। अब जस्ट इमेजिन करें कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई ऐसी मेडिसिन यूज़ करते हैं, जिसमें जनाब प्रोस्टाग्लैंडिन की डेफिशिएंसी को ब्लॉक कर दिए जाएँ। उसको हम कहते हैं जनाब आपकी नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, अन्य सिर दर्द की गोलियाँ खानी है। समझ आ रही है? वो क्या करता होता है कि वो जनाब आपके एक तरह के एफरेंट आर्टरियोल को कंस्ट्रिक्ट कर प्रोस्टाग्लैंडिन को ब्लॉक कर देती है। जब आपका प्रोस्टाग्लैंडिन ब्लॉक हो जाता है तो आपकी एफरेंट आर्टरियोल डायलेट नहीं होगी। जब आपकी एफरेंट आर्टरियोल डायलेट नहीं होगी तो यहाँ पर ब्लड का जो वॉल्यूम होगा वो कम पहुँचेगा। जब आपको ब्लड का वॉल्यूम कम पहुँचेगा तो आपकी ग्लोमेरुलस को ब्लड कम मिलेगा। जब आपकी ग्लोमेरुलस को ब्लड कम मिलेगा तो इसके नतीजे में हाइपोक्सिया हो जाएगा, नेक्रोसिस हो गया और इसके किडनी की डेथ हो जाएगी। ठीक हो गया? किडनी के सेल्स की डेथ हो जाएगी एक तरह की। ठीक है? तो आपने कहना है कि ये क्या होता होता है? एक तरह का ये इस तरह इफ़ेक्ट करवाता होता है। अब हम आते हैं जनाब आगे और आगे देखते हैं, ठीक है? अगर क्वेश्चन इस तरह आए कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो होती हैं, वो आपके किस चीज़ के ऊपर इफ़ेक्ट करती है? तो आप लोग क्या कहोगे? मतलब कि एक पेशेंट है जो कि नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग यूज़ करता है, तो उसका क्या हिसाब होगा? तो आप लोग क्या बताओगे? शाबाश! नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के बारे में क्या बताओगे? तो वो होगा जनाब आपकी एफरेंट आर्टरियोल की कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। जब आपकी एफरेंट आर्टरियोल की कंस्ट्रिक्शन होगी तो आपका जीएफआर जो होगा टोटली कम हो गया, मतलब कि आपने कहना है कि उसके नतीजे में आपका जीएफआर जो होगा वो क्या होगा? एक तरह का कम होगा। ठीक हो गया?